यूरोप की तारीख में मुसलमानों के लिए ये एक डिसाइसिव बैटल थी। इस लड़ाई ने यूरोप में मुसलमानों के मुस्तकबिल का फैसला कर दिया। इस लड़ाई में एक तरफ होली रोमन एम्पायर की फौजें थी तो दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया की फोर्सेस। इस लड़ाई के बाद मुसलमानों और ऑटोमन्स का यूरोप से पैकअप हो गया। ऑटोमन वजीर की वो कौन सी गलती थी जिसकी सल्तनत उस्मानिया ने भारी कीमत चुकाई? आखिर इस जंग में ऐसा क्या हुआ था, जानिए इस वीडियो में। मुसलमानों और वियना का जो ताल्लुक है वो बड़ा पुराना है। अगर ये कहा जाए कि यूरोप और मुसलमानों के दरमियान कोई दीवार थी तो वो वियना ही थी, तो ये गलत नहीं होगा। मुसलमानों ने 2 मरतबा इस शहर पर जो है वो कब्जा करने की कोशिश की। यूरोप के इलाके फतह करते हुए जो है वो यहाँ तक आए, इस शहर तक आए, डैन्यूब के किनारे इस शहर का मुहासरा किया, लेकिन ये शहर फतह ना हो सका। पहले तो 16वीं सदी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में जो मुसलमानों ने कोशिश की। उसके बाद 17वीं सदी में एक बड़ी फौज लेकर जो है वो तुर्क यहाँ पर आए थे। उन्होंने वियना शहर का बड़ी देर मुहासरा जारी भी रखा, लेकिन उसके बाद उन्हें जो है वो वापस जाना पड़ा और उस वक्त एक बड़ी मशहूर लड़ाई हुई थी जिसे बैटल ऑफ वियना जो है वो कहा जाता है। और इस जंग के हवाले से कहा जाता है कि अगर कोई एक ऐसी मोमेंट है मुसलमानों की तारीख में जहाँ से सल्तनत उस्मानिया का या मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ तो ये बैटल ऑफ वियना ही थी। (1683) की ऑटोमन एम्पायर उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर थी। ये 3 कॉन्टिनेंट्स पर फैली हुई थी। एक तरफ इसके बॉर्डर पर वियना था और यूरोप में इसके इलाकों में हंगरी, रोमेनिया, बोस्निया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बल्गारिया, मैसेडोनिया और ग्रीस के साथ साथ रूस, पोलैंड और यूक्रेन के भी कुछ हिस्से इसके कंट्रोल वाले इलाकों में शामिल थे। दूसरी तरफ एशिया में अंतालिया समेत अरब, इराक, आर्मीनिया, पर्शियन गल्फ, फलस्तीन और लबनान के इलाके शामिल थे। अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, ट्यूनिस और अल्जीरिया भी इसकी टेरिटरीज में शामिल थे। ऑटोमन्स को अगर उस वक्त की सुपर पावर और सुल्तान को अगर दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स कहा जाता तो गलत ना होता। दूसरी तरफ यूरोप 17वीं सेंचुरी के आखिर में अगरचे मुख्तलिफ स्टेट्स में बटा हुआ था, लेकिन ऑटोमन हमलों ने किसी हद तक इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ऑस्ट्रिया और वियना उस वक्त होली रोमन एम्पायर का मरकज था और उस पर हैब्सबर्ग मोनार्की रूल कर रही थी। एम्परर लियोपोल्ड I जो ऑस्ट्रिया का बादशाह था उस वक्त होली रोमन एम्परर भी था। होली रोमन एम्पायर सेंट्रल यूरोप और मगरबी यूरोपियन स्टेट्स की एक कन्फेडरेसी थी जो यूरोप में किसी न किसी सूरत में 1000 साल तक एग्जिस्ट करती रही। ये पोप से रहनुमाई भी लेती थी, इसका कैपिटल भी बदलता रहता था और ताकत का मरकज भी, लेकिन इसका बुनियादी मकसद क्रिश्चियन यूरोप को डिफेंड करना ही था। 1452 से हाउस ऑफ हैब्सबर्ग या हैब्सबर्ग मोनार्की के पास ही ये टाइटल था। एम्परर लियोपोल्ड इससे पहले भी ऑटोमन्स के साथ जंगें लड़ चुका था। वियना को कैप्चर करना ऑटोमन सल्तनत के लिए एक अरसे से स्ट्रेटेजिक गोल रहा था। इस शहर पर कंट्रोल का मतलब यूरोप की मेन गुजरगाह डैन्यूब का कंट्रोल और फिर यहाँ के तमाम ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करना भी था जो जर्मन और मेडिटेरेनियन इलाकों को मिलाते थे। इस शहर का रुख करने से पहले तुर्कों ने वियना तक बॉर्डर एक्सटेंड करने और इन इलाकों को टर्किश मेनलैंड से मिलाने के लिए रोड्स और पुलों का एक नेटवर्क भी बनाना शुरू कर दिया था। इससे पहले सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दौर में भी एक मर्तबा ऑटोमन फोर्सेस वियना तक पहुंच गई थी। 1566 में जब ऑटोमन्स ने हंगरी में सिगितोर फोर्ट का मुहासरा किया और इस लड़ाई हुई तो वियना की तरफ सुल्तान सुलेमान की फोर्सेस का एडवांस रुक गया था। ये मुहासरा 33 दिन चलता रहा था। इस लड़ाई के दौरान ही 6 सितंबर 1566 को सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट का इंतकाल हो गया था। ये वही लड़ाई थी जिसके बाद सुल्तान सुलेमान की मौत को 48 दिन तक खुफिया रखा गया था ताकि सिपाही बगावत न कर दें और इसके बाद फैसला कुन लड़ाई हुई। इस लड़ाई में ऑटोमन फोर्सेस की जीत तो हुई, लेकिन इस लड़ाई के बाद ऑटोमन फोर्सेस ने मजीद आगे ना बढ़ने का फैसला किया। सुल्तान सुलेमान द मैग्निफिसेंट के दिल, लिवर और कुछ और ऑर्गन्स को सिगितोर के बाहर ही तुर्बैक के मकाम पर दफन कर दिया गया और बाकी जिस्म इस्तांबुल ले जाया गया।
यूं वियना महफूज रहा। इसके बाद वियना को दोबारा ऑटोमन फोर्सेस से 1683 तक कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन ऑटोमन्स यूरोप के सेंटर में मौजूद थे और तवातुर के साथ उनकी यूरोपियंस के साथ जंगें हो रही थी। ऑटोमन एम्पायर और होली रोमन एम्पायर के दरमियान 1663 और 64 में ऑस्ट्रो टर्किश वॉर्स के बाद एक मुआहदा हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ वस्वार कहा जाता था। इस मुआहदे के बाद तकरीबन 20 साल यूरोप में अमन ही था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसने इस सारी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। यूरोप के अंदर उस वक्त प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान कन्फ्रंटेशन चल रही थी। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट 16th सेंचुरी में यूरोप में शुरू हुई थी और कैथोलिक चर्च के खिलाफ थी। उस वक्त ऑटोमन एम्पायर हंगेरियंस और दीगर माइनॉरिटीज जो कैथोलिक रूल और होली रोमन एम्पायर के खिलाफ थी उन्हें सपोर्ट भी करती थी। 1681 में प्रोटेस्टेंट्स और एंटी हैब्सबर्ग बागियों ने एक हंगेरियन और प्रोटेस्टेंट इमरे थकोले की कमांड में हंगरी के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जे शुरू कर दिए। उसने ऑटोमन्स की मदद से अपनी कुव्वत बढ़ाना शुरू कर दी थी और फ्रेंच किंग लुई 14 भी उसे बैक कर रहा था। एक अरेंजमेंट के तहत उस वक्त ऑटोमन्स ने थकोले को अपर हंगरी का किंग तस्लीम कर लिया, जिसमें स्लोवेकिया और हंगरी के कुछ इलाके शामिल थे। ऑटोमन्स ने उससे यह भी वादा कर लिया कि वियना का शहर अगर कभी उनकी कंट्रोल में आता है तो ये हंगेरियंस को दे दिया जाएगा। इमरे थकोले और होली रोमन एम्पायर की फोर्सेस के दरमियान 1681 और 82 में झड़पों का एक सिलसिला शुरू हो गया और इनकी शिद्दत बढ़ती जा रही थी। हैब्सबर्ग फोर्सेस ने इस दौरान सेंट्रल हंगरी पर हमले शुरू कर दिए। थकोले, जो ऑटोमन्स के मुताबिक किंग ऑफ हंगरी था, उसने अब ऑटोमन सुल्तान से मदद की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद कारा मुस्तफा पाशा ने अपने इन ऑटोमन एलाइज की मदद करने का फैसला कर लिया। उसने सुल्तान महमद IV को कन्विंस किया कि यही मौका है कि वियना पर भी हमला किया जा सकता है। सुल्तान महमद मान गया और उसने ये इजाजत दे दी, जिसके बाद 21 जनवरी को ऑटोमन आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू किया गया और फिर 6 अगस्त 1682 को ऑटोमन्स ने ये वॉर डिक्लेयर कर दी। मुस्तफा कारा पाशा अगरचे एक हम्बल बैकग्राउंड से था, लेकिन वो एक बहुत एम्बिशियस वजीर था। उसका बाप ऑटोमन फौज में एक सिपाही था। मुस्तफा कारा पाशा तरक्की करता 1674 में ग्रैंड वजीर बन गया था। ऑटोमन एम्पायर ने अपने एलाइज की मदद के लिए उस वक्त जंग का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इन फोर्सेस को मूव करने में बड़ा वक्त लग गया। जब ये ऐलान हुआ था तो यूरोप में सर्दियों का आगाज हो रहा था और सर्दियों में किसी भी किस्म की फोर्सेस की मूवमेंट मुश्किल हो जाती है। इस ऐलान जंग और जंग में तकरीबन 1 साल का गैप था। इस गैप ने एम्परर लियोपोल्ड और यूरोप को इस हमले से निपटने का बहुत वक्त दे दिया। इसी दौरान हैब्सबर्ग मोनार्की ने पोप से भी मदद की दरख्वास्त कर दी। उसके साथ हैब्सबर्ग मोनार्की ने पोलैंड से भी एक अलायंस कर लिया। 1683 में दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ वॉर्सा कहा गया। इसके तहत एम्परर लियोपोल्ड और पोलैंड के किंग जॉन III सोबेस्की ने मिलकर यह तय कर लिया कि ऑटोमन्स का मुकाबला किया जाएगा और यह भी फैसला हुआ कि अगर कराको, जो कि उस वक्त पोलैंड का कैपिटल था, उस पर हमला हुआ तो होली रोमन एम्पायर की फोर्सेस मदद को आएंगी और इसी तरह अगर वियना का मुहासरा हुआ तो पोलिश किंग और पोलिश आर्मी उनकी मदद के लिए आएगी। जॉन III सोबेस्की पोलैंड का किंग था और जनरल के ओहदे से तरक्की करके वो 1674 में पोलैंड का बादशाह बना था, जो यूरोप की बड़ी रियासतों में से एक थी और उसके पास एक तगड़ी फौज थी। 1683 में मई के महीने में मुस्तफा कारा पाशा की कमांड में ऑटोमन फोर्सेस बेलग्रेड पहुंच गई। वहां एक ट्रांसल्वेनियन आर्मी ने भी इन फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। ये फौज प्रिंस अपाफी की कमांड में थी। ट्रांसल्वेनिया उस वक्त ऑटोमन एम्पायर की एक वेसल स्टेट थी। इसके बाद इमरे थकोले भी अपनी फोर्स के साथ इन फौजों से आ मिला। इनमें से कुछ फौज ने हंगरी के शहर ग्योर, जिसे टर्क्स यानी कले कहते थे, उसका मुहासरा कर लिया, जबकि बाकी 1.5 लाख के करीब फौज थी जिसने वियना का रुख कर लिया। ग्योर, जो अब पोलैंड में है, लेकिन उस वक्त ये एक ऑस्ट्रियन फोर्ट्रेस था और बुदापेस्ट और वियना के दरमियान था। मुस्तफा कारा पाशा ने ग्योर को सिक्योर करने की बजाय अपनी फौज के साथ वियना की तरफ बढ़ने का फैसला किया। कुछ हिस्टोरियंस का ख्याल है कि ऑटोमन्स का वियना पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं था, वो सिर्फ ग्योर तक ही आना चाहते थे, लेकिन हालात और आसान एडवांस को देखते हुए कारा मुस्तफा पाशा एम्बिशियस हो गया और उसने वियना पर एक अटेम्प्ट करने का फैसला कर लिया। ये फैसला सरप्राइजिंग था और इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। कुछ हिस्टोरियंस के ख्याल में मुस्तफा कारा पाशा वो काम सर अंजाम देना चाहता था जो सुलेमान द मैग्निफिसेंट नहीं कर सका था।
अब इस बड़ी फौज के वियना की तरफ आने की खबर सुनकर एम्परर लियोपोल्ड अपने दरबारियों समेत वियना से ही निकल गया और पसाव चला गया। वियना की तरफ बढ़ती ये मेन ऑटोमन फोर्स 14 जुलाई को वियना के नजदीक पहुंच गई। शहर में उस वक्त सिर्फ काउंट अर्नेस्ट रुडिगर स्टामबर्ग अपनी 15,000 फौज के साथ मौजूद था। कहा जाता है कि दोनों फौजों में से कोई भी इस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसकी तवक्को नहीं की जा रही थी। उस वक्त होली रोमन एम्पायर की फोर्सेस को भी लग रहा था कि मेन लड़ाई गेओर में ही होगी। अब वियना के बाहर इस फौज के पहुंचने की खबर मिलने पर पोलैंड के किंग जॉन III सोबेस्की ने एक रिलीफ एक्सपेडिशन की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब ये फोर्सेस पोलैंड से वियना आने का सोच रही थी तो उसी वक्त इमरे थकोले ने पोलैंड पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जॉन III सोबेस्की की फोर्स के मूव करने पर पोलैंड डिफेंसलेस होता। शहर के बाहर पहुंचने पर 14 जुलाई को कारा मुस्तफा पाशा ने शहर को सरेंडर करने की एक ट्रेडिशनल डिमांड भिजवाई, जिसको रद्द कर दिया गया। ऑटोमन आर्मी ने इसी दौरान शहर के आसपास के इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। यूरोपियंस ने इस फौज के आने की खबर मिलने पर वियना शहर के करीब की आबादियां खाली कर दी थी और शहर की दीवारों के आसपास घर भी गिरा दिए थे। कारा मुस्तफा पाशा ने अपनी फौज को शहर की दीवारों के गिर्द टनल्स खोदने के ऑर्डर्स दे दिए। वियना शहर के अंदर उस वक्त 370 गन्स थी, जबकि ऑटोमन आर्मी के पास उस वक्त सिर्फ 130 फील्ड गन्स थी। उस वक्त ऑटोमन फोर्स शहर के मजबूत डिफेंसेस और तैयारी ना होने की वजह से उस पर फौरी तौर पर हमला न कर सकी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था रिलीफ फोर्स के लिए मौका बढ़ता जा रहा था कि वो वियना की मदद के लिए आ सके। कुछ हिस्टोरियंस के ख्याल में कारा मुस्तफा पाशा इस शहर को तबाह किए बगैर टेक ओवर करना चाहता था, क्योंकि वियना बड़ा खूबसूरत शहर था, इसीलिए उसने इस जंग में बहुत एहतियात से काम लिया। बहरहाल ऑटोमन्स की प्रोग्रेस बहुत स्लो थी, लेकिन इस मुहासरे ने वियना तक पहुंचने वाली तमाम सप्लाई लाइंस को काट दिया था और शहर में अब खाने पीने की अशिया खत्म होना शुरू हो गई। इस मुहासरे के दौरान तुर्कों ने शहर पर 18 हमले किए। लड़ाइयों और मुहासरे में शहर की हालत खराब हो गई। गलियां लाशों से भर गई, जिन्हें दफनाने वाला कोई नहीं था। लोग भूख से मरने लगे और उनका गोला बारूद तकरीबन खत्म हो चुका था। अब इस शहर को सिर्फ कोई बाहर से आकर ही बचा सकता था। लेकिन ऑटोमन्स को इस दौरान एक बुरी खबर ये मिली कि चार्ल्स V की फोर्सेस ने एक लड़ाई में वियना से 5 किलोमीटर दूर बिसामबर्ग के मकाम पर थिकोले की फोर्सेस को शिकस्त दे दी है। चार्ल्स V ऑफ लोरेन हैब्सबर्ग फोर्सेस का ही एक कमांडर था और उसकी फोर्सेस इस मुहासरे के दौरान वियना के बाहर थी। जब ये मुहासरा जारी था तो ये फोर्सेस इस दौरान आसपास के इलाकों में मौजूद ऑटोमन फोर्सेस पर हमले कर रही थी। इसके पास 20,000 की फौज थी और ये मेनली ऑस्ट्रो जर्मन फोर्सेस थी जिनको वो लीड कर रहा था। लेकिन इन हैब्सबर्ग फोर्सेस की इतनी सलाहियत नहीं थी कि वो मेन ऑटोमन फोर्स का मुकाबला कर सके। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, अब वियना वालों की उम्मीदें कम होती जा रही थी। लेकिन फिर वो हुआ जिसकी उन्हें उस वक्त तवक्को नहीं थी। पोलिश फोर्स ने बिलाखिर मूव करने का फैसला कर लिया। 6 सितंबर को जॉन III सोबेस्की की कमांड में पोलिश फोर्सेस ने डैन्यूब को क्रॉस किया। कुछ मजीद इलाकों सैक्सनी, बवेरिया और बादेन से भी फोर्सेस ने इन होली रोमन एम्पायर की फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया। इस फोर्स में एलीट हैवी कैवेलरी पोलिश हुसार्स भी शामिल थे। ये तमाम फोर्सेस अब मिलकर वियना के लिए एक रिलीफ फोर्स बन गई थी। इन फोर्सेस को होली लीग का नाम दिया गया और इनकी तादाद 70 से 80 हजार थी। इस फोर्स की कमांड पोलिश किंग जॉन III सोबेस्की के पास ही थी। अब दूसरी तरफ कारा मुस्तफा पाशा की जिन फोर्सेस ने शहर का मुहासरा किया हुआ था, उन फोर्सेस की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ अंदाजे हैं। ऑटोमन अकाउंट्स के मुताबिक इनकी तादाद 32,000 थी, कुछ अंदाजों के मुताबिक ये 90,000 थी और कुछ के मुताबिक 1.5 लाख। लेकिन ये फौज आसपास के इलाकों में फैली और बिखरी हुई थी। ऐसे किसी हमले या मुहासरे के दौरान कुछ फोर्सेस करीबी इलाकों को होल्ड करने के लिए रखी जाती थी, जो नजदीकी फोर्ट्स और ब्रिजेस को भी संभाल रही होती थी। इससे पहले मुहासरे के दौरान लड़ाइयों में भी दोनों फोर्सेस का नुकसान होता रहा था, झड़पें होती रही थी। लेकिन अब 2 महीने बाद इस रिलीफ फोर्स के आने से एक फैसलाकुन लड़ाई का आगाज होने वाला था। वियना का मुहासरा जब 2 महीने जारी रहा तो फिर उसके बाद एक फैसलाकुन लड़ाई होती है, जिसमें एक तरफ ऑटोमन फोर्सेस थी और
दूसरी तरफ यूरोप की जो है वो क्रिश्चियन फोर्सेस थी जो इस मुहासरे को तोड़ने की जो है वो कोशिश कर रही थी। और ये लड़ाई एक जगह कैरलनबर्ग में होती है और यही वो जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त जो है वो मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप वियना जो है वो शहर देख सकते हैं। यहाँ अगर आप खड़े हो तो आपको एक पूरा शहर का व्यू मिलता है। ये जगह वियना से जो है वो कुछ दूर बाहर वो एक पहाड़ी के ऊपर जो है वो मौजूद है। और ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें क्रॉस करके जो है वो रिलीफ की जो फोर्सेस थी वो यहाँ तक पहुंची। 12 सितंबर 1683 को कहते हैं सुबह 4 बजे जो है वो ये लड़ाई शुरू होती है। और एक तरफ से ये जो मेरे पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं यहाँ से जो है वो ये क्रिश्चियन फोर्सेस जो है वो मुसलमानों की फोर्सेस पर इन्होंने अटैक शुरू किए। और ये लड़ाई दिन भर जारी रही। बहुत ही खौफनाक लड़ाई इसे कहा जाता है। एक डिसाइसिव बैटल थी जो कि ना सिर्फ जिसने वियना का फैसला किया बल्कि उसने पूरे यूरोप की जो है वो मुस्तकबिल का एक तरह से जो है वो फैसला कर दिया। तो इसी वजह से जो है वो इस बैटल को जो बैटल ऑफ वियना या बैटल ऑफ कैरलनबर्ग जो है वो कहा जाता है। इस मकाम को बहुत ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पर एक पास चर्च भी है जहाँ पर जॉन सेबास्टी III जो है जो पोलैंड का किंग था जिसने इस जंग के अंदर इन फोर्सेस को लीड किया था उसका जो है वो पोर्ट्रेट भी जो है वो वहाँ पर लगा हुआ है। अभी इस जगह एक व्यू पॉइंट बनाया गया है जहां से पूरे वियना शहर को देखा जा सकता है। लेकिन जब आप इस जगह खड़े होते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह ऑटोमन फोर्सेस इस शहर के बाहर मुहासरा किए खड़ी होंगी। और अगर दूसरी तरफ कैरलनबर्ग की इन पहाड़ियों को देखें तो विजुअलाइज कर सकते हैं कि रिलीफ फोर्सेस इन पहाड़ियों से नीचे की तरफ इन ऑटोमन फोर्सेस पर चार्ज कर रही होंगी। ये जगह एक परफेक्ट बैटल फील्ड मालूम होती है। लेकिन यहाँ ऑटोमन फोर्सेस के लिए एक बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके एक तरफ तो शहर था और दूसरी तरफ हमला करने वाली रिलीफ फोर्स। और उनकी फौज अब इन दोनों के दरमियान में आ गई थी। वियना के रिलीफ के लिए आने वाली फोर्स एक मल्टी नेशनल फोर्स थी और इसके आने से पहले इसके पेमेंट के इश्यूज को सेटल किया गया। यूरोपियन कमांडर्स को शक था कि ये आर्मी पैसे के बगैर नहीं लड़ेगी, इसलिए यूरोप के बैंकर्स, पोप और मुख्तलिफ रियासतों ने मिलकर इस फौज को देने के लिए पैसे इकट्ठे किए। दूसरी तरफ 2 महीने से जारी मुहासरे की वजह से कारा मुस्तफा पाशा की फोर्सेस को कई मुश्किलात का सामना था। मुहासरा लंबा होने की वजह से उसका मोराल गिरता जा रहा था। ये एक फ्रैक्चर्ड फोर्स बन चुकी थी। ऑटोमन फोर्सेस के एलाइज क्रीमिया, वेलेकिया और मोल्डाविया अनरिलायबल साबित हुए थे और वो इस आने वाली रिलीफ फोर्स को कोई भी रेजिस्टेंस देने में नाकाम रहे थे। इस रिलीफ फोर्स ने कैरलनबर्ग की इन पहाड़ियों पर पहुंचकर बड़े बड़े बॉनफायर किए जिनका मकसद वियना के अंदर मौजूद लोगों और फोर्सेस को सिग्नल देना था कि वो पहुंच चुके हैं। वियना के अंदर मौजूद फोर्सेस ने एक ताजर जेर्जी कुलचेस्की को, जो टर्किश बोलने में काफी फ्लुएंट था, उसे जासूस बनाकर भेजा जिसने इस रिलीफ फोर्स से कोऑर्डिनेट किया कि कब इकट्ठे हमला करना है। ये लड़ाई 12 सितंबर को सुबह 4 बजे शुरू हुई। ऑटोमन फोर्सेस ने एलाइड ट्रुप्स की मूवमेंट को रोकने के लिए हमला किया। चार्ल्स ऑफ लॉरेन ने पहले इंपीरियल आर्मी के साथ इस चार्ज को लीड किया। ऑटोमन फोर्सेस की उनके साथ शदीद झड़पें हुई। ऑटोमन फोर्सेस ने नजदीकी गांव नुसडॉर्फ और हाइल्गेनस्टाड पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन दोनों तरफ का इन लड़ाइयों में खासा नुकसान हो रहा था। मुस्तफा कारा पाशा ने एलीट जानिसारीज और कुछ सिपाही यूनिट्स के अलावा सारी फोर्सेस को वियना शहर में दाखिल होने की कोशिश पर लगा दिया। ऑटोमन फौज के जानिसारीज एक एलीट फोर्स थे और यूरोप में उनसे बेहतर कोई फाइटिंग फोर्स नहीं थी। ये एक गैम्बल था। मुस्तफा कारा पाशा को लग रहा था कि अगर ये ऑटोमन फोर्सेस एक दफा शहर के अंदर चली गई तो फिर यूरोपियन फोर्सेस का मोराल टूट जाएगा। लेकिन ऐसा रिलीफ फोर्स के कैरलनबर्ग तक पहुंचने से पहले होना चाहिए था। अब ऑटोमन फोर्सेस ने बहुत देर कर दी थी। वियना के लोकल्स ने इसी दौरान उनकी लगाई हुई माइंस को भी नाकारा बना दिया। जब शाम हुई तो टर्किश फोर्सेस का नुकसान बढ़ चुका था। उनका फोकस शहर में दाखिल होने पर ज्यादा था और अपने ऊपर हमला करती फोर्सेस को रोकने में कम था। अब पोलिश इन्फेंट्री मैदान में आगे बढ़ने लगी। ऑटोमन फोर्स अब दोनों तरफ से दुश्मन के घेरे में आ चुकी थी। एक तरफ चार्ल्स ऑफ लॉरेन की कमांड में फोर्सेस थी तो दूसरी तरफ जॉन III सेबास्टी की फोर्सेस। ऑटोमन फोर्सेस के पास अब रिट्रीट के लिए भी कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ से हमला करती ये फौजें मेन ऑटोमन फोर्स के नजदीक पहुंचती जा रही थी, जो उस वक्त तुर्कन शांजे या तुर्कन शांस पाक के नजदीक थी। यहाँ मुस्लिम फौज का बैनर या अलम था।
ऑटोमन फोर्सेस पर पोलिश कैवेलरी या हुसार्स के हमले भी शुरू हो चुके थे। शाम 4 बजे ये हमले शुरू हुए जब दिन ढल रहा था, और अब ये हमले इस ऑटोमन फोर्स के सेंटर में होने लगे थे। यूरोपियन फोर्सेस तुर्क कमांडर्स के कैंप तक पहुंच रही थी। ऐसा होता देखकर मुस्तफा कारा पाशा ने मुहासरे से निकलकर शुमाल की तरफ मेन ऑटोमन कैंप में जाने का फैसला कर लिया। जब ऑटोमन सिपाहियों ने यह देखा तो उन्होंने भी वहां से जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान रिलीफ फोर्स ने अब एक फाइनल पुश की तैयारी शुरू कर दी। शाम 6 बजे पोलिश कैवेलरी को ऑर्डर हुआ कि वो आखिरी हमला करे। ये कैवेलरी चार्ज जंगों की तारीख का सबसे बड़ा कैवेलरी चार्ज था। इसमें 18,000 घुड़सवारों ने वियना के इतराफ से इन पहाड़ों से निकलकर ऑटोमन फोर्सेस पर हमला किया, जो उस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी। जॉन 3 सेबास्टियन ने इस चार्ज को लीड किया, और सबसे आगे इनमें पोलिश विंग्ड हुसार्स थे, जो उनकी एलीट कैवेलरी थी। इस चार्ज ने रही से ही ऑटोमन फोर्सेस के पांव उखाड़ दिए। इस फाइनल चार्ज और इस ऑटोमन शिकस्त को देखते हुए वियना के अंदर मौजूद फोर्सेस भी अब बाहर आ गई और उनके असॉल्ट में शामिल हो गई। ऑटोमन फोर्सेस अब थक चुकी थी और उनका मोरल यकीनी शिकस्त को देखते हुए खत्म हो रहा था। कहते हैं इस मौके पर कारा मुस्तफा पाशा ने एक फाइनल चार्ज की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। टर्किश डिफेंसिव लाइंस टूट चुकी थी। शाम 6 बजे वो मैदान जंग से निकल गया और गियोर की तरफ चला गया। बाकी बच जाने वाली कुछ फौज बेलग्रेड की तरफ चली गई। इस जंग में अब होली लीग की फतह मुकम्मल हो चुकी थी और ऑटोमन फोर्सेस रिट्रीट कर चुकी थी। रात 10 बजे तक ये जंग मुकम्मल खत्म हो गई। अगले दिन 13 सितंबर को जॉन 3 सेबास्टियन वियना शहर में दाखिल हुआ तो शहर वालों ने इसका भरपूर इस्तकबाल किया। यूं वियना का ये मुहासरा खत्म हो गया। इस जंग में शिकस्त की बड़ी वजह कारा मुस्तफा पाशा का ओवर कॉन्फिडेंट होना और यूरोप की इस रिलीफ फोर्स को अंडर एस्टिमेट करना था। यह मुहासरा लंबे अरसे तक चलता रहा, जिसने फौज को थका दिया और यह खतरा ना देखा कि उनकी फौज दोनों तरफ से घेरे में आ सकती है। ऑटोमन हिस्टोरियंस के अपने अकाउंट्स के मुताबिक ये जंग 1299 के बाद से तुर्कों की सबसे बड़ी शिकस्त थी। इस मुहासरे में 20,000 ऑटोमन सिपाही मारे गए, जबकि जंग में इनकी कैजुअलिटीज 15,000 के करीब थी और 5 से 10,000 के करीब कैप्चर हुए। ऑटोमन फोर्सेस का बहुत सा माल भी होली लीग की इस फौज के हाथ लगा, जो कि उनके अपने अंदाजों से भी ज्यादा था। होली रोमन एम्पायर को लगता था कि ऑटोमन्स इस शिकस्त का बदला लेने के लिए दोबारा से वियना पर हमला करेंगे और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी। 1684 में होली लीग के बैनर तले यूरोप की ये क्रिश्चियन नेशंस इकट्ठी हो गई, लेकिन साथ ही वियना की लड़ाई के बाद उन्होंने इसी मोमेंटम को इस्तेमाल करते हुए यूरोप में दीगर ऑटोमन इलाकों पर भी हमले शुरू कर दिए। इस लड़ाई के बाद चार्ल्स ऑफ लोरेन ने 1686 में बुदा पर हमला करके फिर से कब्जा कर लिया। 1687 में ट्रांसल्वेनिया भी ऑटोमन्स के हाथों से निकल गया और बेलग्रेड का शहर 1688 में यूरोपियंस के पास वापस चला गया। वियना की लड़ाई ऑटोमन्स की यूरोपियंस के हाथों पहली बड़ी शिकस्त थी। इस जंग में इस तरह की शिकस्त ऑटोमन्स जैसी सुपर पावर के लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। कारा मुस्तफा पाशा ने इस शिकस्त का जिम्मेदार इन सबऑर्डिनेशन को करार दिया कि उसके ऑर्डर्स नहीं माने गए और अपने कई जनरल्स को एग्जीक्यूट करवा दिया। लेकिन सुल्तान महमद ने इस शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी कारा मुस्तफा पाशा पर डाल दी। इसके बाद 25 दिसंबर 1683 को ही कारा मुस्तफा पाशा को जानिसारी के आगा के कहने पर बेलग्रेड में एग्जीक्यूट कर दिया गया। इस शिकस्त के असरात इस्तांबुल तक महसूस किए गए। चंद साल बाद ही ऑटोमन फौज ने 1687 में सुल्तान महमद IV की हुकूमत का तख्ता भी उलट दिया और उसकी जगह उसके भाई सुलेमान II को तख्त पर बिठा दिया, जिसके बाद 1699 में होने वाले ट्रीटी ऑफ कार्लोविच में ऑटोमन एम्पायर ने क्रोएशिया, सर्बिया, बोस्निया और हंगरी के बेशतर इलाके हैब्सबर्ग को सरेंडर कर दिया और इनसे दस्तबरदार हो गए। ऑटोमन यूरोपियन वॉर्स में ये पहली मर्तबा हुआ था कि ऑटोमन्स ने कोई भी इलाका इस तरह यूरोपियंस के हवाले किया। कहते हैं वियना में मिलने वाले क्रोइसॉन, जो कि क्रेसेंट की शेप का होता है, उसका आगाज भी इस जंग से जुड़ा है। जब इस जंग में वियना वालों को फतह मिली तो वियना के बेकर्स ने इसे सेलिब्रेट करने के लिए ये क्रेसेंट की शक्ल के क्रेसॉन बनाए। ये क्रेसेंट ऑटोमन एम्पायर के झंडों पर बना होता था। इस पेस्ट्री को किप्फल कहा जाता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है और इसका मतलब है क्रेसेंट या चांद। आजकल मिलने वाला क्रेसॉन भी किप्फल की एक वेरिएशन है। अब ये कहानी सच है या नहीं,
लेकिन ये हो सकता है कि अगली दफ़ा आप क्रोसॉन खाएं तो ये आपको मुसलमानों और यूरोपियंस की इस फैसला कुन जंग बैटल ऑफ वियना की याद दिला दे जिसने मुसलमानों का यूरोप से पैकअप कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।